Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका चौथा पार्ट कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ 12 से लेकर 22 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो इस पार्ट का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है और पाठ के अनुसार हमारा 12वां क्वेश्चन है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। जो सहसंयोजी आबंध होते हैं उसे किसे कहा जाता है। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाली जो आबंध होती है उसी को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर जो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरात्मक गुण होता है, अंतरागुणक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सबसे पहले तो इसमें पूछा गया था कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के बनने वाला जो आबंध होता है उसी को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ अन्य बातों को भी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वैसे अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरागुणक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। यही कारण है कि इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है और इनमें आवेशित कण भी बनते हैं और ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो सरफ होता है उसी को इंग्लिश में अपमार्जक, हिंदी में अपमार्जक कहा जाता है और इंग्लिश में डिटर्जेंट पाउडर कहा जाता है। तो डिटर्जेंट जो एक कठोर जल में झाग क्यों देता है। आपने देखा होगा कि जब आप कठोर जल में डिटर्जेंट को घोलते हैं तो वह झाग अर्थात फेन उत्पन्न करता है। तो उसके फेन अर्थात झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है कि का निर्माण कर साबुन का क्रिया देता है तथा झाग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन लगता है इसका आंसर थोड़ा छूट गया है, लेकिन आप इसमें सिर्फ इतना समझिए कि जब डिटर्जेंट पाउडर को साबुन के समान क्रिया करता है, जो डिटर्जेंट कठोर होता है वह जल में साबुन के समान क्रिया करता है तथा झाग उत्पन्न करता है। यही कारण है कि डिटर्जेंट कठोर जल में झाग देता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जो वनस्पति तेल होती है उसमें साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। एक निकेल उत्प्रेरक होता है, उसी का उपयोग करके वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो इसका औद्योगिक अनुप्रयोग यह है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को H से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसका उदाहरण के साथ एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है कि C दोनों तरफ R निकला हुआ है और ये निकेल उत्प्रेरक H2 के साथ अभिक्रिया करता है, जहाँ R एल्किल समूह है और यह H से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो इसमें समझाएगा कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है समा अवयवी। समा अवयवी क्या है। तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। वे यौगिक एक दूसरे के समा अवयवी कहे जाते हैं। वह गुण समा अवयवता कहलाता है। आपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि समा अवयवता किसे कहते हैं और इसमें पूछा गया कि समा अवयवी क्या है।
तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। यह गुण समावयवता कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि एथिल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर, इनके अणुसूत्र C2H6O है, लेकिन जो इन दोनों को संरचना होती है उन दोनों की संरचना भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो इसका अणुसूत्र होता है वह समान होता है। तो यही कारण है कि इसका समावयवी कहा जाता है। तो समावयवी में बस आपको यह समझना है कि दो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इन यौगिकों को एक दूसरे के समावयवी अर्थात समावयवता कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का क्या कारण है? जो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का क्या कारण है? तो हीरा और ग्रेफाइट होने में अंतर होने का कारण है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। जो हीरा होता है उसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाती है। जो हीरा होती है वह एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। जो हीरा होता है उसमें कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है, अतः यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में रवा बनाता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी है। जो ग्रेफाइट है वह सुचालक होता है विद्युत का, लेकिन हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। हीरा होता है कठोर पदार्थ और ग्रेफाइट होता है बहुत ही कोमल पदार्थ, मुलायम पदार्थ। यही कारण है कि हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर है कि जो हीरा होता है वह कठोर होता है और ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है और वह मुलायम पदार्थ होता है। हीरा अन्य कार्बन परमाणुओं से 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है और जो ग्रेफाइट होता है वह अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। सिरका क्या है? इसके उपयोगों को लिखें। सिरका क्या है और इसका किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है? तो सिरका एथेनोइक अम्ल का एक तनुघोल है। एथेनोइक अम्ल जो होता है उसी का तनुघोल सिरका कहलाता है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जेस्ट्रीन आदि अन्य अम्ल घुले होते हैं। जो सिरका होता है इसमें अन्य पदार्थ भी घुले होते हैं जैसे कि एस्टर, शर्करा, जेस्ट्रीन आदि। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। जो सिरका होता है उसका उपयोग सेंट बनाने में किया जाता है, सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ बनाने में किया जाता है और अचार आदि को परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। अचार आदि को खराब न होने के पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। तो यही सिरका है कि जब एथेनोइक अम्ल का तनु घुल होता है तो उसी को सिरका कहा जाता है और इसमें एस्टर, शर्करा, जेस्ट्रीन आदि अन्य अम्ल भी घुले हुए होते हैं। और इसका उपयोग यह है कि इससे सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका भौतिक गुणधर्म क्या क्या होता है, इन बातों को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो एथेनोइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। जो एथेनोइक अम्ल होता है उसी अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। यह अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। आपने एक नाम सुना होगा कार्बोक्सिलिक समूह का, तो यह जो अम्ल होता है वह कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित होता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यह अचार में परिरक्षक का काम करता है। इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन में ही पढ़ा कि सिरका क्या है, तो सिरका एक एथेनोइक अम्ल होता है और इसमें भी बताया गया है कि एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है और यह अचार में परिरक्षक का काम करता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वह 290 केल्विन होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है उसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। शीत के मौसम में यह जम जाता है। शीत के मौसम में अर्थात ठंड के मौसम में यह जम जाता है एसिटिक अम्ल, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में इसकी अम्लीयता दुर्लभ है। जो खनिज अम्ल होता है उसकी तुलना में इसकी जो अम्लीयता है वह दुर्बल है। यह आयनीकृत नहीं होता है, यह जल में आसानी से घुल जाता है। यह जो एसिटिक अम्ल होता है यह जल में आसानी से घुल जाता है और यह खनिज अम्लों की तुलना में बाकी अम्लीय से दुर्बल होता है, इसकी अम्लीयता दुर्बल होती है। तो यही एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म थे। ईंधन के रूप में एल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जो एल्कोहल होता है उसका उपयोग ईंधन के रूप में कैसे किया जाता है?
तो गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। जो गन्ना होता है वह सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस को भी सिरका कहा जाता है। गन्ने का रस सिरका बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। गन्ने के रस का ही किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पेट्रोल होता है उसी में अल्कोहल को मिला दिया जाता है और स्वच्छ ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। जब इस ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाता है तो यह केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है और इस प्रकार हम ईंधन के रूप में अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एथेनॉल। एथेनॉल जिसका अनुसूत्र होता है C2H5OH। तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला इसका गुण यह है कि यह रंगहीन द्रव है। जो एथेनॉल होता है वह द्रव होता है और उसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है, वह रंगहीन होता है। इसका गंध सुनहला है। यह ऊर्ध्वपतित द्रव है तथा इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस और 351 केल्विन है। इसका जो क्वथनांक होता है वह सेल्सियस में ही बताया गया है, 78 डिग्री सेल्सियस और 351 केल्विन। तो इस प्रकार यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। तो एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल से भी हल्का होता है। यह एक प्रकार का द्रव तो है ही, लेकिन यह जल से भी हल्का होता है और यह जल में घुलनशील है। यह लिटमस के प्रति उदासीन है, अर्थात जब इसको लिटमस से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है और यह लिटमस के प्रति उदासीन है। यह जल में घुलनशील है, यह जल से भी हल्का होता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। इसका गंध सुनहला और यह एक प्रकार का रंगहीन द्रव है। इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जो सजीव प्राणी होते हैं उस पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर, यहाँ एथेनॉल टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ अल्कोहल होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में अल्कोहल का बात किया गया है। तो अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने पर उपापचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, अनिद्रा, भाव शून्यता आ जाती है। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु भी हो सकती है। मेथनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बन जाता है और मेथेनल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। जो मेथेनल होता है वह यकृत की कोशिकाओं के साथ और कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है और यह चक्षु तंत्रिका को प्रभावित करता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो सजीव प्राणी होते हैं उस पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अल्कोहल का यह प्रभाव पड़ता है कि उसको मृत्यु भी हो सकती है और उसके अंदर जो यकृत होता है उसमें कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करके वह प्रोटोप्लाज्म को नष्ट कर सकता है और यह चक्षु तंत्रिका अर्थात आँख की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और इसके कारण व्यक्ति अर्थात सजीव प्राणी अल्कोहल को लेने से अंधा भी हो सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मैली के निर्माण को समझाएं। जब कठोर जल को साबुन से उपचारित किया जाता है तो मैली का निर्माण कैसे होता है, इस बात को समझाएं। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति होती है उसी कारण जल कठोर हो जाता है। और जब कठोर जल को साबुन से उपचारित किया जाता है तथा साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अविलेय पदार्थ बनाता है, यह अविलेय पदार्थ मैली का निर्माण करते हैं। जो मैली होता है उस मैली का निर्माण साबुन मिलाने से होता है, क्योंकि साबुन जो होता है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अविलेय पदार्थ बना देता है और यह अविलेय पदार्थ ही मैली होता है। तो इस प्रकार कठोर जल से जब आप साबुन से उपचारित करते हैं तो वह मैली का निर्माण करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति होती है और साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया कर उसको अविलेय पदार्थ बना देता है और यही कारण है कि यह अविलेय पदार्थ मैली का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस को भी बताया जाएगा। तो अगर आपको किसी अन्य चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर को समझ सकते हैं।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।